जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। वापस आपके साथ मौजूद हूँ। पिछली जो एपिसोड थी उसमें मैंने वज़ीराबाद तहसील जो है, अब वो ज़िला है पंजाब का, उसका जिक्र कर रहा था। ज़िला वज़ीराबाद में मुझे रहने का इत्तफ़ाक हुआ। ये 90s की बात है, उसी का तज़किरा कर रहा हूँ और मज़ीद आपकी खिदमत में कुछ वहाँ की मुशाहिदात और तजुर्बात हैं उनका ज़िक्र करूँगा। जैसे कि मैंने पहले आपको पिछले जो एपिसोड थी उसमें बताया कि किस तरह से मैं वहाँ पर मैंने क्या सीखा, क्या देखा, कौन कौन से काम किए, किन किन लोगों से मिला, कौन कौन सी जगहों पे गया, वज़ीराबाद शहर कैसा था, वहाँ के मोहल्ले, कटरियाँ, मसाइल और सरकारी मुलाजमत क्या होती है। तो मैं अब जिक्र करूँगा कि वज़ीराबाद चूँकि अब ज़िला है तो उसके हिस्से थे जो कि टाउन कमेटीज़ थी जिनका मैं एडमिनिस्ट्रेटर था। मैंने थोड़ा सा उनका जिक्र तो किया था। तो जो एक पास में थी, एक तो सोदरा थी। अब सोदरा एक टाउन कमेटी थी, वो इतनी दूर नहीं है वज़ीराबाद शहर से, तो वहाँ भी मुझे हफ्ते में एक बार तो लाजमी, अगर इफ़ नॉट मोर, जाना होता था, उसके मामला देखने होते थे। तो देखिए बड़ी तारीख़ी मकामात हैं। अब यही मामला है कि हम इतने अपनी तारीख़ से कट चुके हैं कि इन बातों का पता ही नहीं लगता। अब सोदरा भी एक बहुत ही एंशंट या कदीम कहा जाता है कि जगह है। बहुत से लोगों ने कहा कि इसको बसाया था सिखों के ज़माने में, या महमूद गज़नवी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने उसको बसाया था। ये कतन ये बात नहीं है, बल्कि 30 फीट ज़मीन से नीचे वहाँ पर जो पुरानी ईंटें और फ़न तामीर जो मिला है वो मुमासरत रखता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से या गंधारा तहज़ीब से भी, कि जिस तरह की ईंट या जिस तरह की वो काम होता था वो वहाँ से इसके निशानात मिलते हैं कि बहुत ही कदीम एक जगह थी। और फिर उसके बाद चूँकि दरिया के किनारे था तो वहाँ पर बहुत सारे मंदिर भी थे पुराने, और एक बहुत बड़ा मंदिर ऐसा था कि जो कि महमूद गज़नवी के जो वालिद थे सुब्तगीन महमूद गज़नवी, आपको पता ना, हमला आवर हुए 17 बार तो कहा जाता है, उससे भी ज़्यादा शायद वो आए थे हिंदुस्तान, लूट मार करके चले जाते थे। तो ये उस ज़माने में उन्होंने इस मंदिर के ऊपर भी उनकी निगाहें थी। अब इसके ऊपर बहुत सारी माइथोलॉजीज़ भी हैं। ये तारीख़ को खंगालना और जांचना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल वहाँ से ये ज़रूर सबूत मिलते हैं कि जो भी आते थे ये हमला आवर इधर पंजाब में या ऐसे वस्ती पंजाब और आगे फिर वो जाते थे दूसरी जगहों के ऊपर, तो उनका गुज़र सोदरा से ज़रूर होता था। और यही वजह है कि वहाँ पर आपको वो उसकी कदीम आसार मिलते हैं, बहुत सारे मंदिरों के या कदीम इमारतों के या ईंटों के। और फिर बाद में इसको काफ़ी मुगलिया दौर में भी वो एक अहम आउटपोस्ट रही चिनाब के किनारे, और फिर महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में तो वो अच्छी खासी उसकी ये सिख जो एम्पायर थी पंजाब में, तो उसकी एक हैसियत थी। बाद में फिर आपको पता सिखों का भी ख़ात्मा कर दिया अंग्रेज़ों ने 19वीं सदी के वस्त में, तो उसके बाद फिर इन जगहों की वो अहमियत नहीं रही। लेकिन अब भी वो सोदरा एक बड़ी अहम जगह है और वहाँ से भी बड़े नामवर लोग निकले हैं जो कि वहाँ गए हैं। तो ये भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये मुझे जो चीज़ें याद है इस वक्त, मुझे कोई वो डिटेल्स तो भूल गई। जैसे मैंने आपको कहा मेरी डायरियों में कहीं ना कहीं दर्ज है, वो ढूंढनी पड़ेगी। सिविल सर्विस का ये भी हिस्सा होता है कि आपको इतनी करीब से, या जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं इंटीमेटली, जानने का मौका मिलता है जिस एरिया में आप काम कर रहे होते हैं, वहाँ की तहज़ीब, वहाँ की फसलें, वहाँ की ज़मीन कितनी ज़रख़ेज़ है या नहीं, पानी के क्या ज़राए हैं, दरिया कहाँ से बहता है, नाले कौन से हैं, इरिगेशन कैसे होती है, वहाँ के लोगों का मिजाज क्या है, वहाँ के लोगों की खुसूसियात क्या हैं, अच्छा यहाँ क्या है, मुश्किलात क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये भी उसका हिस्सा था। तो वहाँ पर भी हमारी कोशिश यही होती थी कि वहाँ पे भी डेवलपमेंट के काम जो है वो करवाए जाएं, और उसमें बहुत सारी स्कीमें उस ज़माने में हमने उनका इजरा भी किया। फिर एक और जो टाउन कमेटी थी वो थी रसूल नगर, जो कि पहले राम नगर हुआ करती थी उस जगह का नाम। और वो भी बहुत ही, यकीन जानिए, छोटा सा टाउन था और अभी भी है। वहाँ तो आपको अभी भी उसके आसार मिलते हैं, पुराना जो वहाँ पे पेविलियंस बनाई गई थी, और ख़ुसूसन ये सिख दौर में ये एक बहुत अहम जगह थी। 1750 के लगभग ये हुआ कि चट्ठास जो थे यहाँ पर पंजाब के, उन्होंने मुगलिया सल्तनत से बगावत का ऐलान करके अपनी एक बना ली, जिसे कहना चाहिए राजधानी। और नूर मोहम्मद चट्ठा थे जिन्होंने आज़ादी डिक्लेयर कर दी। ये लेटर मुगल्स की बात है। औरंगज़ेब तो 1707 में
उनका इंतकाल हो गया था। उसके बाद फिर मुगलिया सल्तनत का ज़वाल स्टार्ट हुआ और आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता छोटे छोटे जो किंगडम्स थे, छोटे छोटे राजे महाराजे, उन्होंने मुगलिया सल्तनत से बगावत का ऐलान कर दिया। ये जिस तरह जब एम्पायर्स डिक्लाइन होती हैं तो यही होता है। और फिर ये छठा स्टेट बन गई। उसके बाद ये इसी वजह से छठास बड़े अहम हैं। आज भी हामिद नासिर छठा और उनके बेटे अहमद जो भी पीटीआई में है, फयाज छठा, वो मेरे स्कूल में साथ थे। तो ये लोग बड़े अहम हैं इस पूरे एरिया में। कब तब से इनकी चली आ रही है सदियों से, एक जैसे कहना चाहिए पावर की जेनियोलॉजी। तो इनकी राइवलरी थी महान सिंह से, और महान सिंह के साथ इनका काफ़ी झगड़े भी रहते हैं और बड़े इन्होंने बहादुरी से लड़ते रहे हैं सिखों के साथ। और एक टाइम पे ये लगा कि दोआबा जो है उसमें सिखों को की सल्तनत का ज़वाल हो जाएगा, बिकॉज छठा स्टेट इतनी तगड़ी थी और उसने अपना डिफेंस 1750s ऑनवर्ड से वो किया। लेकिन फिर जब रंजीत सिंह का राइज़ हुआ, और चूँकि रंजीत सिंह एक बड़ा ज़बरदस्त जनरल भी था, एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर भी था, सियासी तौर पे बहुत शार्प था, तो बिल आखिर उसने शिकस्त दी। 18वीं सदी के बिल्कुल इख्तिताम की ये बात है। तो उसने शिकस्त दे दी और ये इसको एनेक्स करके राजधानी में शामिल कर लिया, रामनगर को। और फिर ये रामनगर जो था, आप में से जो तारीख से वाकिफ़ है, मैंने इसका हल्का सा इशारा भी दिया था कि सिखों के साथ अंग्रेज़ों की काफ़ी जंगें हुई ये 19वीं सदी में, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ पर अपना चाह रहे थे आगे एडवांस करना। तो जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर थी 1848 की, वो भी यहीं पर रामनगर में ही वो लड़ी गई। आज भी उसके निशानात और कतबे वहाँ पे जो अंग्रेज़ सोल्जर्स के भी नस्ब हैं, जो बाद में चूँकि अंग्रेज़ जीत गए थे, आपको पता है 1849 में, तो उन्होंने फिर बाकायदा पंजाब को एनेक्स कर लिया, जम कर लिया ब्रिटिश एम्पायर में। उस वक्त तो खैर ईस्ट इंडिया कंपनी ही के वो हरकारे थे फॉर्मली, तो ब्रिटिश एम्पायर का वो हिस्सा बने 1857 की जंग आज़ादी के बाद। रामनगर की बड़ी वैल्यू रही सिख दौर में। तो वहाँ पे आपको जा बजा आर्किटेक्चर भी उसका बड़ा ज़बरदस्त है, अगरचे कि बहुत सी बिल्डिंग्स मेंटेन नहीं की गई, बहुत सी जगह जो है वो अनफॉर्चुनेटली तबाह हाल में है। लेकिन वो नैरो गलियाँ देखिए, मुझे अभी बहुत बार इत्तेफाक हुआ अब यूरोप के कई ममालिक में घूमने का, तो इटली जैसे है, इटली में आप जाएँ तो छोटे जो शहर हैं, छोटे छोटे टाउन्स हैं, फ्लोरेंस हो गया, सिएना हो गया, जेनोवा हो गया, आप वहाँ जाते तो तंग गलियों में इसी तरह शहर बसे हुए हैं। और मुझे इन्हीं शहरों की याद आती है जहाँ पे ये मैं रहा हूँ, और फिर वो मैं इनको मिक्स करता हूँ। आपको पता है कि दिमाग भी आपके साथ ट्रिक्स करता है, तो मुझे कभी कभी लगता है कि अच्छा मैं अभी आगरा में हूँ, या मैं पुराने लाहौर में हूँ, लोहारी से आगे निकल रहा हूँ, या भाटी गेट के अंदर वॉक कर रहा हूँ, और वो फिर एकदम ख्याल आता है कि तो बड़ा साफ़ सुथरा, बड़ा हसीन और जमील मेंटेन किया हुआ है। तो यूरोप ने, और ये सारे उनके भी शहर उसी ज़माने में बसे थे 1500, 1600, 1700s में, और उन्होंने इसको बड़ा मेंटेन करके रखा हुआ है, जबकि हमने तबाहकारी की है क्योंकि हमें कदर नहीं अपनी हेरिटेज की। तो रसूल नगर में मेरी एक ये बहुत ख्वाहिश होती थी, और वो बड़ा अच्छा, हमारे चीफ ऑफिसर भी थे वहाँ पर, बड़े एक्टिव डायनामिक किस्म के बॉडी बिल्डर टाइप भी थे, बट साहब उनका नाम था, लास्ट नेम। उनको फिर मैंने ये कहा कि आप इस तरह का भी करें कि कुछ हेरिटेज का भी देखें, कि किस तरह से हम दोनों पब्लिक वर्क्स भी करें साथ में, कि अगर एक गली बननी है, अगर कोई पुरानी बिल्डिंग या पुरानी गली वो मुतासिर हो रही है, तो किस तरह से हम उसको पानी को सेव करें, उसका रुख मोड़ें। तो पुराने कब्रिस्तान भी वहाँ मौजूद है, और बड़ा एक पुरस्रार किस्म का वहाँ माहौल होता था। कई शाम के वक्त मुझे याद है कि बड़ा ही वो जैसे नॉवलों और फिल्मों में एक ड्रामाई किस्म का मंजर होता है, जहाँ पे आपको ख्याल आता है यहाँ पे कोई रूहें भी भटक रही हैं, सिखों की, अंग्रेज़ों की, और पता नहीं उससे भी कदीम रूहें। अलगरज बहुत ही ये ज़बरदस्त इलाका है, इतना अनडिस्कवर्ड है। काश कि हम टूरिज़म पाकिस्तान में सही प्रमोट करें और इंडिया पाकिस्तान की हमारी ज़रा ताल्लुकात बेहतर हो, तो ये जगह आप यकीन जानिए टूरिस्ट हब्स बन सकती हैं। फिर एक और बड़ी एरिया, एक शहर ही है अब तो, वो अलीपुर चट्ठा। अलीपुर चट्ठा जो है वो अकालगढ़ होता था, फिर वो अलीगढ़ भी हो गया। तो अलीपुर चट्ठा भी छठा एम्पायर का बड़ा एक अहम जगह होती थी। आपको एक बारादरी के भी कुछ निशानात मिलते हैं ऐसे एक ज़माने के, आपको और भी वहाँ पे कदीम इमारतें, पुरानी वज़ा के घर, पुरानी वज़ा की गलियाँ आपको दिखाई देती हैं। बहरहाल ये एक बड़ी टाउन कमेटी थी, इसका रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा आता था वहाँ। और आज भी मेरे चंद एक दोस्त हैं जो अलीपुर चट्ठा के हैं, और वो मुझे फ़ोन भी करते हैं, वो मैसेजेस भी भेजते हैं व्हाट्सएप पे, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया हुआ है।
तो बस देखें, बहुत से ऐसे मुझे वज़ीराबाद में लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ जो बाद में भी मेरे उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात और एक दोस्ताना, एक रफ़ाकत जैसे कहते हैं वो रही है। और वो सिर्फ कुर्सी या ओहदे की वजह से नहीं थी। चंद लोगों से बड़ा अच्छा एक पर्सनल रिलेशनशिप बन जाता है जहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। किसी को तारीख़ का शौक़ है, किसी को आर्किटेक्चर का शौक़ है, किसी को कोई और घूमने फिरने का है, तो वो इस तरह से बहुत ज़्यादा आपका एक वो बन जाता है रिलेशनशिप। तो उस वक्त जो MPA थे वो थे शौकत हयात छठा, अलीपुर छठा से वो इलेक्ट हुए हुए थे, वो उनका एरिया बनता था। शौकत हयात बहुत ही नफीस और ज़बरदस्त किस्म के MPA थे। कोई ज़्यादा उनमें वो गुरूर या तकब्बुर उस टाइप का नहीं था जो कि आप देखते हैं ना कि चौधरियों वडेरों में भी अपने डेरे पे जाके वो क्या करते थे, मुझे इतना नहीं, मेरे साथ तो वो बड़े अच्छे होते थे। खैर मैं असिस्टेंट कमिश्नर भी था, बट अच्छा बहुत फ्रैंक भी थे। तो वो फ्रैंक इस तरह से थे कि वो ये भी बताते थे कि MPAs और MNAs की क्या सोच होती है, वो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करना चाहते हैं, ज़िला कौंसिल के ठेके कैसे मिलते हैं, ठेकेदार कितनी कमीशन मांगता है, कितनी कमीशन खा जाता है। और उन्होंने मुझे ये बताया, उन्होंने बड़े अफसोस के इजहार से किया। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारी तो ख्वाहिश होती है कि डेवलपमेंट हो, लेकिन अफसोस ये कि ये निज़ाम इतना करप्ट है। तो उन्होंने कहा कि ज़िला कौंसिल या लोकल काउंसिल्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये मुझे अभी तक याद है, वो मेरे दफ्तर में बैठे हुए थे वज़ीराबाद, कोई शाम के धुंधलका का टाइम था, वो बाहर खिड़की से वो आप देख रहे थे ऐसा ऐसा सूरज नीचे डूब चुका है और अंधेरा आ रहा है, और वो बातें कर रहे थे, चाय का दौर चल रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि 50 तो 60% कट जाता है एसी साहब। मेरे लिए हैरान कुन बात थी। मैंने कहा अरे वाह, ये कमाल है कि ये हो रहा है। तो वो कैसा होता है ये, अगर आप उसका पूरा एग्रीगेट देख लें मुल्क भर में, अब वो कहते हैं ना सिंध में सड़कें बनती हैं, कहाँ सड़क पे तो कोई है ही नहीं है, स्कूल बना है तो वो पेपर्स पे है, वो बना ही नहीं है। पंजाब में पुल बना, वो बैठ गया, सड़क नई बनाई, उसमें इतना बड़ा टोया या गड्ढा आ गया। तो ये क्यों होता है कि उसमें से जो प्रोजेक्ट पे काम होना होता है वो नहीं होता, या उसकी कमीशंस जो है वो हड़प कर ली जाती हैं। तो ये हाल बल्दिया के जो मंसूबे थे वहाँ भी ऐसा ही था, और मुझे खुद सब इंजीनियर साहब बताते थे। फिर और भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी वहाँ प्रोजेक्ट होते थे, उसमें भी आप चारों पता नहीं बिल्डिंग कमेटी, आपको AC को हर जगह डाल दिया जाता है। हत्ता कि ज़रूरी तरक्याती बैंक के जो कर्जे होते हैं उनकी वसूली जो होती है किस्तों की फार्मर्स से, वहाँ भी AC और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो जाता है, क्योंकि उनके पास डंडा होता है। खैर उसकी अच्छी बात ये थी, एक लेजिटिमेट तरीका था कि जब आप रेवेन्यू कलेक्शन करते थे और हमारी तहसील से हमेशा 100% होता था, तो आपको फिर एक मुआवजा भी मिलता था। तो मुझे याद है वो आपको इनाम बोनस मिलता था, तो उसमें हर एक का इंसेंटिव होता था। यकीनन मेरा भी होता था, इसलिए मैं ज़रूर चेक करता था। बहरहाल अलगरज हर चीज़ में शामिल होते थे। तो वहाँ पे मुझे फिर ये पता लगा जो पाकिस्तान में करप्शन की जो जड़ है पब्लिक सेक्टर में, प्रोक्योरमेंट। अब तो बड़ी प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी भी बन गई है फेडरल लेवल पे, सूबे में भी शायद हालात बेहतर हो गए। तो ये जब एस्टिमेट बनता है किसी सड़क का, किसी नाले का, किसी ब्रिज का, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट का, तो उसकी जो एस्टिमेट होता है उसके अंदर ही कट्स आ जाते हैं कि यानी कि इंजीनियर्स होते हैं टॉप लेवल के ऊपर, लेट्स से CNW, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स, या बिल्डिंग डिपार्टमेंट, तो उनका जो टॉप वाला अफसर होता है उसका X% होता है, उसके नीचे वाले का उससे कम % होता है, उसके नीचे वाले का और % होता है, उसके नीचे वाले और % होता है। और जो एस्टिमेट होता है उसमें 8 से 10% तो लेजिटिमेटली डाला जाता है। और मैंने तो खुद भी देखा कि 20% तक ये हो रहा था। और आप सवाल करते तो कहते ये तो बिल्कुल जायज़ काम होता है, इसका तो मतलब ही होता है कि उन्होंने सुपरवाइज़ करना है। मेरा नहीं ख्याल वो जायज़ वाइज होता है। एक रिवायत पड़ गई हुई है, महकमों ने खुद ही उसको एक रविश बना लिया हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि ये सबसे बड़ी जड़ होती है, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स और गवर्नमेंट के जो अफसरान जो कि मॉनिटर करते हैं उनकी मिली भगत भी होती है। फिर पॉलिटिशियंस भी आ जाते हैं जो ओवरसी करते हैं, उनकी भी इंटरेस्ट आ जाता है, और फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है यकीनन वो भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो अलगरज ये एक पूरा गोरख धंधा है। और वहाँ से मुझे ये आइडिया हुआ कि ये पाकिस्तान में करप्शन जो है और जो पब्लिक वर्क सही तरह क्यों नहीं होते, क्यों जो बजट बनते हैं वो पब्लिक सर्विसेज में कन्वर्ट क्यों नहीं होते, चाहे वो स्कूल हो, क्लिनिक हो, बेसिक हेल्थ यूनिट हो, या कोई और पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ हो। तो ये सारे उस ज़माने का मैं आपको बता रहा हूँ जो हासिल गुफ्तगू जिसे कहा जाता है, लुब्बे लुबाब जो मैंने सीखा।
और ये सीखा भी, ये इसलिए भी कि आगे जाके मुझे काम आना था। सर्विस से तो कुछ ऐसे तकदीर ने मुझे कहीं दूर ही ले गई, लेकिन मैं मज़ीद जब काम करता था तो पब्लिक सेक्टर के साथ ही मेरा बहुत सारा काम रहा। वो भी मैं कहानी आपको बताऊंगा कि मैं फिर अक़वाम मुत्तहिदा में गया, फिर मैं एशियाई तरक्याती बैंक में मैंने वक्त गुजारा, तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें चलती रही यूं ही। तो मैं ये आपको सोदरा, अलीपुर चट्ठा और रसूल नगर और धोंकल भी एक छोटा सा इलाका, खैर वो कमेटी तो नहीं थी, धोंकल भी एक कस्बा है बिल्कुल ही वज़ीराबाद के अक़ब में ही समझ लीजिए, चंद ही किलोमीटर दूर फासला है, अब तो तकरीबन उसका हिस्सा ही होगा शहर का। तो वहाँ भी जो है वो बड़े नामवर लोग पैदा किए हैं, वो भी बड़ा ज़रख़ेज़ इलाका है और उधर भी बड़ी दरगाहें हैं, पुराने मंदिर भी हैं और एक माहौल है पूरा। आप उस आँख से देखना शुरू कर दें तो फिर आपको यकीनन वो बहुत लुभाता है पूरा मंजरनामा जो होता है। तो आप बस देखिए कि मैं बहुत डूब गया था इस इलाके में, इस पूरे एरिया की, इसके बूदोबाश में, और यादगार लम्हे कि अभी भी मैं ऑन द टॉप ऑफ माई हेड, जिसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है, मैं बात कर रहा हूँ। कोई ख़ास नोट्स वोट्स मैंने नहीं बनाए इसके लिए, ना ही मैंने जाके जैसे आपको कहा डायरिया निकाली है, बस जो मुझे याद है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि ये मज़ीद काहिली में या सोसुल वजूदी में ये भी ना रह जाए और मैं शेयर भी ना कर पाऊँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कभी तो कोई और देखे। जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि जो लोग मेरी ही तारीख़ को मिटाना चाहते हैं तो लोहे जहाँ पे हरफ़े मुकर्रर नहीं हूँ मैं, तो इसलिए मैं अपनी तारीख़ क्यों ना याद करवाऊँ और अपने आप को भी याद करवाऊँ, अपने बच्चों को भी करवाऊँ, अपने दोस्तों को भी करवाऊँ। छुरी कांटों का तो मैंने आपको बता दिया, कटलरी में बे इंतहा टॉप क्लास इंटरनेशनल क्वालिटी की कटलरी बनती है, एक्सपोर्ट भी होती है। छुरी, कांटे, चमचे बहुत हसीन, स्टेनलेस स्टील के भी, हर डिज़ाइन में, हर लेवल के, यानी कि सस्ते से लेकर महंगा तरीन, और एक्सपोर्ट क्वालिटी तो शानदार होती है, यानी कि इतनी अच्छी कारीगरी, क्राफ्ट्समैनशिप, ये भी बड़े पुराने क्राफ्ट्समैनशिप है वहाँ पर। अब तो खैर मैकेनाइजेशन ज़्यादा हो गई है, लेकिन उसका पूरा एक वहाँ पे दस्तूर भी है, एक तारीख़ भी है। लेकिन जो सबसे अहम मैं बात आज आपसे एक और शेयर करना चाहता हूँ, ये तो मैंने तारीख़ और पुराने कदीम शहरों की दास्तानें आपको थोड़ी सी बताई, कि मुझे जो सबसे अहम एहसास हुआ सरगोदा साहिवाल में भी, मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास हो रहा था कि जो एक देही इलाकों का मंज़र हमने किताबों में पढ़ा था, फिल्मों में देखा था कि वो जट्टी है, वो मुटियार जा रही है, यहाँ एक वो सुल्तान राही टाइप एक गबरू जवान जो है वो फिर लहलहाते खेत है, दूर ही दूर तक हरियाली है। तो ये सारा जो इमेज था, ये भी इसे कहते हैं रियलिटी चेक मिला, क्योंकि जब मैं था वहाँ पर वज़ीराबाद में, तो आपको मैंने अर्ज़ किया था, पहले भी बताया था कि इंस्पेक्शंस करनी होती हैं आपको, विलेज इंस्पेक्शन भी करनी होती है कि एक विलेज में पटवारी ने रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया हुआ है, उस विलेज में दीगर सर्विसेज कैसे काम करी है, यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी आता है कि नहीं आता, और पुलिस का क्या रिलेशनशिप है, खुली कचहरियाँ भी है। तो मैंने एक गांव था, धोंकल चीमा, कोई और चीमा, इस तरह की हर गांव के सामने या चीमा है या छठा है, इसलिए आपने देखा होगा ना पाकिस्तान में ये जो मॉडर्न ये अब बनी है चीमा एंड छठा। इस्लामाबाद में तो बाकायदा खाने की बड़े मशहूर रेस्टोरेंट्स है, यहाँ पर भी वो ग्रोसरीज मिलती हैं ऑर्गेनिक। लाहौर में भी उन विलेजेस में मैं जब गया तो वो विलेज ही नहीं थे, वो तो बाकायदा पूरे अर्बनाइज थे, क्योंकि पक्की सड़क थी, मोटर बाइक्स चल रही थीं, इक्का दुक्का रिक्शा भी दिखाई दिया, गाड़ियाँ भी पार्क थीं, हर घर पक्का था, बाकायदा 2-2, 3-3 मंजिला, जैसे आपको लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाकों में घर बने होते हैं, इतने वो मतलब अर्बन डिज़ाइन होता है, लेकिन इतने वो फिनिशिंग उनकी तो उस तरह नहीं होती। और डिश एंटेनास, चूँकि ये 90s की बात कर रहे हैं, अभी केबल आना था प्रॉपरली, तो डिश एंटेना भी हर घर में लगा हुआ है। तो मैंने उसको कहा, अपने तहसीलदार था मेरे साथ, मैंने कहा ये तो गांव नहीं है, तो उसने कहा जी अंजे ने पिंड बदल गए ने। और फिर जारी बात है, मैंने देखा कि वहाँ पे अब माशरत पंजाब में, सो वस्ती पंजाब में जो डेवलपमेंट हुई है और जो अर्बनाइजेशन जिसे कहा जाता है, जनूबी एशिया में सबसे तेज़ी से अर्बनाइजेशन हुई है, और पंजाब में तो बहुत तेज़ी से उसका रेट हुआ है। जो जीटी रोड का पूरा खित्ता है या बेल्ट है, जहाँ पर मैंने काम भी किया, सर्व भी किया, मुझे विज़िट करने का, देखने का, जानने का मौका भी मिला, ये बिल्कुल अर्बनाइज हो चुका है। और अब तो मैं तो ये बात कर रहा हूँ 25 तकरीबन 30 साल हो जाएंगे उस ज़माने की, जब तक आप ये देख रहे होंगे, तो उससे पहले भी अब तो बिल्कुल ही वहाँ पे हालात बदल गए। मुझे पिक्चर्स कभी कभी भेजते हैं, ये बहुत सारे लोग जानने वाले कभी कभी याद कर लेते हैं। अच्छा, उनमें से बहुत सारे लोग बाहर भी हैं, तो बस गखड़ मंडी जो है उसके लोग स्पेन में हैं, इटली में हैं,
यूके में है, अमेरिका में है, वो मुझे मिल जाते हैं। गखड़ भी चूँकि डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला का हिस्सा है, और वो जब आप जाते हैं लाहौर से गुजरांवाला और वज़ीराबाद से पहले गखड़ आता है। और गखड़ की भी मैं आपको बता दूं कि उसकी भी बड़ी स्पेशलिटी है कि वहाँ पे ये दरिया और खेस बड़े मशहूर होते हैं। और राह वाली एक जगह आती है, फिर वो अपनी राह वाली कैंट, अब बहुत बड़ा, अब तो खैर वो भी पूरा शहर बन गया था। वहाँ पे कुल्फ़ी बहुत मशहूर थी, तो वहाँ पे रुक के हम कुल्फ़ी भी खाया करते थे। बड़ी वो फेम्ड किस्म की कुल्फ़ी की रेसिपी थी, और वाकई बहुत अच्छी थी एक्चुअली। इन हाइंडसाइट ऐसी कमी खाने को मिली है। तो एनीवे, कमिंग बैक टू ये अर्बनाइजेशन, तो इस तरह मुझे और भी विलेजेस में जाने का इत्तेफाक हुआ। अच्छा, अलीपुर चौहट्टा साइड जो है, वहाँ पे ज़रा ज़्यादा देही पन आपको दिखाई देता, देहाती पन जिसे कहा जाता है, ज़रा कम अर्बनाइजेशन है, लेकिन वहाँ भी ठीक ठाक है। मतलब मेरा जो गार्ड था पुलिस में, अभी बड़े सालों के बाद, 20 सालों के बाद उनसे मेरा रब्ता हुआ। उन्होंने मेरा नंबर ढूंढा, कहीं मुझे टीवी पे देखा और मुझे रब्ता किया, तो वो मुझे अपने घर लेकर गए। रास्ते में उनका, मैं एक बार फील्ड टूर से आते तो वापसी में कहा मेरा घर तो देखे, यहाँ पे रुके चाहे। तो मैं उनका घर गया, तो घर भी उनका बड़ा, जिसे कहते हैं, बिल्ट अप घर था। हालांकि था एक गांव के अंदर, लेकिन पक्का घर था, रंगो रोगन भी हुआ था, डिश एंटेना भी लगा हुआ था, बेडरूम भी बड़ा, जिसे कहते हैं, नई नई उनकी शादी हुई हुई थी, तो जहेज़ का सामान भी सारा कुछ था। टेलीविज़न में रंगीन टीवी भी चल रहा था, वीसीआर भी या डीवीडी प्लेयर था, जो भी था, डीवीडी प्लेयर्स थे उस ज़माने में, डीवीडी प्लेयर भी था। तो ये कहना मैं ये चाहता हूँ कि जो इतनी तेज़ी से हालात बदले, अब इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। इसके दो इम्पैक्ट्स होते हैं। ये मैं कहानी क्यों बता रहा हूँ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोगों की तवक्कुआत बढ़ जाती हैं। जब ज़्यादा आबादी हो जाती है, अर्बनाइजेशन हो जाती है, तो फिर सीवरेज की ज़रूरत होती है, आपको सफाई का इंतज़ाम चाहिए, आपको स्ट्रीट लाइट चाहिए, आपको गटरों के ऊपर जो मैन होल्स हैं वो चाहिए ताकि कोई बच्चा ना गिर जाए। तो पब्लिक सर्विसेज की डिमांड इतनी शदीद हो चुकी है कि यही वजह है कि इस वक्त लोगों को वो सर्विसेज मिलती नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये असल तो काम लोकल गवर्नमेंट्स का होता है, लोकल गवर्नमेंट से काम होगा। और यही वजह है कि बहुत सारे इतने बड़े बड़े जो विलेजेस हैं, उनकी तो अपनी एक बॉडी होनी चाहिए, वो लोकल रेवेन्यू जनरेट करें, अपने लोगों को इलेक्ट करके अपनी इम्प्रूवमेंट करें। और यही वजह है कि लोग नादान रहते हैं रियासत से और एडमिनिस्ट्रेशन से और हत्ता के सियासतदानों से भी। अभी आपको पता है कि पाकिस्तान में जो रवायती सियासत और रवायती सियासतदानों के ख़िलाफ़ जो एक पूरी इस वक्त एक सेंटिमेंट है, उसके पीछे ये फैक्टर्स कार फरमा है। लोग कहते हैं कि पुराने जो निज़ाम था सियासी, या ये सो कॉल्ड जमहूरियत, या ये बड़ी पार्टियाँ, मुस्लिम लीग नून हो गई, पीपीपी हो गई, वगैरह वगैरह, ये इन्होंने हमें डिलीवर नहीं किया। और इसी वजह से वो और पार्टीज़ की तरफ देखते हैं। नई जो पार्टीज़ अभी उभरी हैं, मंजर आम पे आई हैं, और उनकी सपोर्ट बढ़ी है, ये उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मगर हमारे लिए ये चैलेंज था कि हम रूरल एरियाज़ को कैसे सर्व करें। वसाइल भी नहीं होते थे। फिर आपको बड़ी, जिसे कहते हैं कि, इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज़ करनी पड़ती थी। आपको जो लोकल बजट कलील होता था, आपको उसमें कुछ रीशफलिंग करनी पड़ती थी। वो भी एक ब्यूरोक्रेटिक मसला होता है, बजट की लाइंस बदलवाना। वो डीसी कमिश्नर ऊपर जाता है, वो ज़िला काउंसिल का काम हो तो वो तो हर लेवल से हो के सेक्रेटरी लोकल एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है पंजाब हुकूमत में, वहाँ तक जाता है। लेकिन वो करना पड़ता था क्योंकि आपको इस तरह के कई मसाइल सामने आते थे जो कि होते तो रूरल एरियाज थे, मगर उनकी जो मसाइल थे वो अर्बन थे, अर्बनाइजेशन के नतीजे में थे। लेकिन वहाँ पे, जैसे कहते हैं, ये बड़ा ज़रखेज़ इलाका भी है, और जो फिर वहाँ पे देही इलाके अभी भी बड़ी वहाँ पैदावार होती है। मुंजी चावल की फसल जो होती है वो लगाई जाती है, और उसको भी देखने का बड़ा खुशगवार नज़ारा होता है। मैंने तो पहली बार इतने करीब से वो मुंजी की फसल देखने को, क्योंकि मेरा ताल्लुक अर्बन एरिया से है। आई एम श्योर जो कुछ देखने वाले जिनका रूरल बैकग्राउंड होगा तो वो माइंड ना करें। मेरे लिए तो बहुत नई चीज़ें थी, क्योंकि मैंने तो लह लगाते खेत वो अफसानों में ही पढ़े थे, या कभी फिल्मों में देखे थे, या बंगाल की हरियाली के बारे में नॉवलों में पढ़ा था, अफसानों में। तो यहाँ पर वो जो खूबसूरत मुंजी के फसल होती है चावल की, वो भी एक देखने लायक है। उसमें फिर लोग अपनी शलवारों को रोल करके गोडे गोडे पानी के अंदर जाके तो वो कर रहे होते। तो वो पूरा एक एच्ड है मेरे मेमोरी में वो सारे मनाजिर। फिर सरसों के खेत, जब वो मौसम होता था, पीले खेत, और फिर गेहूं की या गंदम की फसल, वो भी एक क्या भरपूर नज़ारा होता था।
और ये वो एरियाज़ हैं पंजाब के जहाँ पे अभी भी अगर हम चाहें तो अपने एग्रीकल्चर को इतना बेहतर बना सकते हैं, इतनी ज़्यादा काश्त वहाँ से हो सकती है कि हमारे फूड सिक्योरिटी के ये जो इंपोर्ट करते हैं हम गंदम को और ये और वो, इसके ऊपर हम काबू पा सकते हैं। हत्ता कि दालें तक हम इंपोर्ट करें, अंदाज़ा करें इतने ज़रख़ेज़ इलाके में